हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग सारा पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा। मैसेज ये है कि हम लोग एक ग्रुप क्रिएट किए हैं फेसबुक में। अपना ग्रुप का नाम है वहां पे जेनिक एजुकेशन जेई स्टडी या जेनिक जेई स्टडी, आप जो चैनल का नाम है उसी के नाम से हमने फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट किया है। ग्रुप में हम लोग आप लोग का जो भी डाउट्स रहेंगे उसको इंस्टेंट सॉल्व करेंगे, है ना। आपको वहां पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आपको वहां पे एग्जाम्स के बारे में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और आपको जो भी डाउट होगा आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल भी वहां पे रिप्लाई करेंगे, है ना। बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे, आपको सॉल्यूशन भी करके देंगे यदि आपसे कुछ नहीं बनता है तो, ठीक है। तो आपका स्पेशली वहां पे केयर किया जाएगा, ठीक। और ग्रुप में आपका जॉब नोटिफिकेशन का भी चलते रहेगा, अपडेट देखते रहेंगे। ग्रुप में हर चीज आपको अपडेट मिलते रहेगा जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा। तो प्लीज आप लोग जाइए फेसबुक में सर्च कीजिए अपना चैनल का नाम, वहां पे ग्रुप मिलेगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसका आप लोग बेनिफिट उठाइए, है ना। सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सिंपली इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जो रिलक्टेंस मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसी के वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर। पहली बात, मूविंग आयरन, व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इसमें जो आयरन का पीस है उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम लोग रोटेट कराते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहां पे हम लोग परमानेंट के बीच में कॉइल को रोटेट कराते थे और वहां पे जो कॉइल होता था वो आपका करंट कैरिंग कॉइल होता था, राइट। बट यहां पे जो मूविंग आयरन है वो केवल आयरन का पीस रहेगा, वो करंट कैरी नहीं करेगा। बस उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो पीस ऑफ आयरन को रख देने से उस पीस ऑफ आयरन में ड्यू टू द रिलक्टेंस प्रिंसिपल, रिलक्टेंस मोटर प्रिंसिपल, वो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और रोटेट करेगा। और जैसे ही वो रोटेट करेगा तो उसके साथ पॉइंटर अटैच रहेगा, पॉइंटर भी रोटेट करेगा और आपको रीडिंग देगा। तो ये हो गया मूविंग आयरन का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, राइट। अब इसमें हम लोग देखेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि ये क्या होता है भाई, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एसी डीसी दोनों में यूज किया जाता है इसको, है ना। किस टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड की जाती है, किस टाइप का डैंपिंग टॉर्क प्रोवाइड की। तो दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जेई के लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, यही सब आपको पूछा जाएगा। तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, स्टार्टिंग का 5 मिनट में पूरे पॉइंट्स को बता दूंगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर मैं दूसरा यहाँ पे डिटेल्ड में इसका स्टडी कराना स्टार्ट करूंगा, वर्किंग से लेकर के क्लासिफिकेशन से लेकर के प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम। फिर इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या एरर आता है, एरर को कैसे मिनिमाइज करते हैं, ये सब चीज के बारे में कंप्लीट बात करूंगा मैं मूविंग आयरन के बारे में, ठीक है। देन इसका बहुत सारा मैं न्यूमेरिकल भी लूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा कि क्या होता है एक्चुअली में मूविंग आयरन और इसमें एरर को उस स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे मिनिमाइज किया गया है, क्या क्या एरर क्रिएट होता है वो सब आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कराता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए कि जो मूविंग आयरन होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो लिखो पहला पॉइंट, मूविंग आयरन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मूविंग आयरन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर। अब आप रिलक्टेंस मोटर, थोड़ा बहुत मोटर आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। रिलक्टेंस मोटर जो होता है उसके बारे में, रिलक्टेंस क्या है, सिंपली जैसे इलेक्ट्रिकल में आपका रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स का अपोज करता है। द अपोजिशन ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड द रिलक्टेंस, सिंपली, ओके। तो उसी के प्रिंसिपल पे अपना एक रिलक्टेंस मोटर होता है जो रिलक्टेंस की प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट फॉलो द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, है ना, अभी मैं बता दूंगा, ओके। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पे, मूविंग आयरन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर, राइट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
तो वर्किंग प्रिंसिपल यदि आपको कोई पूछे मूविंग आयरन को तो क्या बता देना है भाई, वहां पे रिलक्टेंस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे को ये फॉलो करता है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो मूविंग आयरन होता है वो आपका एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैंने पढ़ाया था आपको, तो इट वर्क ओनली फॉर डीसी, बट उसको एसी दे रहे थे तो क्या क्या हो रहा था, उसका पॉइंटर जो है जीरो पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा था। क्यों कर रहा था, मैंने अच्छे से रीजन वहां पे बताया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 9 में जाकर के परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल सर्च कीजिए और वहां पे देखिए, है ना, ग्रुप में अपना चैनल में जाके लेक्चर नंबर 9 या 10 में आई थिंक मैंने वहां पे समझाया है। ठीक है, तो मूविंग आयरन जो होता है ये एसी या डीसी दोनों पे वर्क करेगा, ये हम लोग समझेंगे अभी। तो पॉइंट नोट कीजिए, इट वर्क एसी एज वेल एज डीसी। कहने का मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मैं अभी समझाऊंगा कैसे नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरर क्या होता है सब चीज बताऊंगा मैं, अभी पॉइंट को नोट कीजिए। थर्ड पॉइंट, इट मेजर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इट मेजर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को मेजरमेंट करता है, राइट। इसका मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यदि आप यहां पे डीसी और एसी का कंपोनेंट आप देते हैं, लेट सपोज आप इसको देते हैं 3 + 4 sin 2t + 5 sin 5t, ऐसा करके कुछ भी यहां पे वैल्यू देंगे तो उसके आरएमएस वैल्यू को ये मेजरमेंट करेगा, उसका आरएमएस वैल्यू आपको निकालना है, वो भी मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो इट मेजर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, राइट। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में लिखिए। मूविंग आयरन में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ये पूछा जाता है, किस टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड की जाती है। तो मूविंग आयरन में जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड की जाती है वो आपका किस टाइप का टॉर्क होता है बताइए। कंट्रोलिंग टॉर्क अब दो ही टाइप का होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है, एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग किस टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल जो कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का बनी होती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, राइट। ग्रेविटी कंट्रोल हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली रखा जाता है ना, और उसको किसी दीवार पे हिंज करके लटका के रखा जाता है, सस्पेंशन ऑफ एनी वॉल पे उसको लटका के रखा जाता है, वैसे टाइप में ग्रेविटी कंट्रोल को यूज किया जाता है। तो उसका कुछ लिमिटेशन है, दैट्स व्हाई हम लोग उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए ज्यादा हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल को। तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं पढ़ाऊंगा तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड की जाती है, सब क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और ग्रेविटी कंट्रोल मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है उसको भी आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर। ओके, ये हो गया यूनिट नंबर 2 का। लेक्चर नंबर 1 में मैंने समझाया है ना ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल। तो ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क। फिफ्थ पॉइंट यदि मैं बोलूं इसमें तो बता दीजिए मुझे डैंपिंग टॉर्क कौन कौन सा प्रोवाइड की जाती है, इसमें किस टाइप का डैंपिंग टॉर्क प्रोवाइड की जाती है मूविंग आयरन में। तो डैंपिंग टॉर्क बेसिकली 3 टाइप का होता है। डैंपिंग टॉर्क जो होता है आपके इंस्ट्रूमेंट में वो 3 टाइप के डैंपिंग टॉर्क होता है। पहला जो होता है वो आपका एडी करंट डैंपिंग मैंने पढ़ाया है, दूसरा एयर फ्रिक्शन डैंपिंग मैंने आपको पढ़ाया है, और थर्ड फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। तो इसमें किस टाइप का हम लोग डैंपिंग यूज करेंगे, अब मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था एडी करंट डैंपिंग को कहां यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि एडी करंट डैंपिंग को हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वहां पे हम लोग एडी करंट डैंपिंग को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को आप लेते हैं तो वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हमने वहां पे किस टाइप का डैंपिंग टॉर्क यूज किया था, इसलिए हमने वहां पे एडी करंट डैंपिंग टॉर्क यूज किया था, राइट। बट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना कॉइल के बीच में, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो हम लोग इसमें कॉइल जो सप्लाई देते हैं, एक सोलेनॉइड को सप्लाई देते हैं, उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो बहुत वीक होता है, आई थिंक 0.006 वेबर के आसपास। बट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के आसपास इसका फ्लक्स डेंसिटी था।
तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स डेंसिटी है बहुत ज्यादा वीक रहेगा, 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए इसमें हम लोग इसमें एडी करंट डैंपिंग यूज नहीं करेंगे। इसमें कौन सा डैंपिंग यूज करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग यूज करेंगे कौन सा? एयर फ्रिक्शन डैंपिंग। तो इसको भी नोट कीजिए। ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें भी हम लोग किस टाइप का डैंपिंग यूज करेंगे? तो एयर फ्रिक्शन डैंपिंग हम लोग बिल्कुल इसमें यूज करने वाले हैं, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग। ठीक है, मैं 5 मिनट डिस्कस कर रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, फिर मैं डिटेल में आ जाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है। ओके, तो यहां पे डैंपिंग टॉर्क हम लोग यूज करेंगे एयर फ्रिक्शन डैंपिंग। ये हो गया। अब बता दो बेटा मेरे को टॉर्क, इसमें जो टॉर्क मिलेगा वो टॉर्क क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो? तो यहां पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा आपको 1/2। ये एक्सप्रेशन हम लोग अभी करेंगे डिराइव, वहां से समझ में आ जाएगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे मिलता है। तो 1/2 IRMS का स्क्वायर इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, dl/d थीटा। इंडक्टेंस की वैल्यू डिफ्लेक्शन के साथ चेंज होता है, ये आपको मिलता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट? ये आपको मिलता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? स्प्रिंग कंट्रोल। कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है थीटा डिग्री तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क काम करेगा, और जितना डिफ्लेक्ट होगा उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल में स्प्रिंग जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा और आपके पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पे रोक देगा। क्लियर हो रहा है बात? फाइनल पोजीशन पे रोक देगा। फिर भी आपका पॉइंटर फाइनल पोजीशन पे नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ वहां पे वाइब्रेशन करते रहेगा, जिसके लिए आप उसको डैम्प करने के लिए आपने वहां पे डैम्पिंग टॉर्क उस पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपके क्लियर होना चाहिए। बेसिक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो बेसिक आप देख सकते हैं यदि ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वेयर Kc इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। तो ये हो गया मेरे पास कंट्रोलिंग टॉर्क। सो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कंट्रोलिंग टॉर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अंडर 7 पॉइंट, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन controlling torque is equal to deflecting torque, not deflecting torque is equal to controlling torque. I can say controlling torque is equal to deflecting torque. ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है, आप इंटरव्यू में याद रखना है इसको। कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट? सो कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे पास क्या है? Kc थीटा, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरे पास क्या है? बोलिए 1/2 करंट का RMS वैल्यू, राइट, इनटू dl/d थीटा, इनटू dl/d थीटा। सो Kc is constant, 1/2 is constant, dl/d theta is constant. So I can say theta is directly proportional to IRMS का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि स्केल आपका कैसा है? नॉन लीनियर इन नेचर, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। परमानेंट मैग्नेट में यहीं पे मिला था थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मिला था। इसका मतलब जो हम लोग स्केल वहां पे कैलिब्रेट किए थे वो आपका लीनियर स्केल यूज किए थे, और लीनियर स्केल को कैलिब्रेट करना ज्यादा इजी होता है। यदि स्केल लीनियर है तो आपका मीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, मीटर का एक्यूरेसी ज्यादा होगा, हर चीज ज्यादा होगा। और यहां पे कैलिब्रेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्हेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कारण आपका स्केल कैसा है? स्केल इज नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म। स्केल कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, राइट? ये क्लियर हो गया?
ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन लीनियर, और वी कैन से नॉन लीनियर। राइट, इतना क्लियर हो गया। ये स्केल के बारे में भी देख लिया हमने। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा भाई, कि ये सारा पॉइंट पे ही आपका क्वेश्चन आएगा जेईई में, आप देख लेना। न्यूमेरिकल आएगा तो ये आपका टॉर्क से रिलेटेड आएगा, और न्यूमेरिकल आएगा तो आपका यहाँ पे संट और मल्टीप्लायर से न्यूमेरिकल आएगा, कैसे उसको इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाया जाता है, कैसे उसमें वोल्टमीटर बनाने के लिए क्यों वहां पे कैपेसिटर लगाया जाता है सीरीज रजिस्टर के पैरेलल में, ये सब क्वेश्चन ना पूछा जाता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा आप क्या करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए, एरर को कम करने के लिए। तो ये सब के बारे में ना डिटेल में मैं बात करूंगा अभी। तो ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि आपको पॉइंट से ज्यादा मतलब रहता है, आपको सारे पॉइंट मिल जाता है, आप समझ जाते हो कि आपके एग्जाम में तो क्लिक कर लेंगे, लेकिन कोई इंटरव्यू वगैरह है या कोई आपको पूछता है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप केवल इतने ही पॉइंट आते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट को ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ लेते हैं, दैट्स इट, हो गया। बट इसके अलावा यदि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज वर्किंग से लेकर के हर चीज क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट करें अब डिटेल में इसको। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मूविंग आयरन का वर्किंग वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो टाइप का हम लोग बनाते हैं, एक हम लोग बनाते हैं वहां पे एट्रैक्शन टाइप का, और दूसरा हम लोग बनाते हैं रिपल्सन टाइप का। एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन में होता क्या है, एक आपका मूविंग आयरन होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं, जैसे ही सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, नॉर्थ साउथ बनता है, और वहां पे आयरन जो यूज किया हो, आयरन का परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन मतलब लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है, जिसके कारण उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वहां पे आपका नॉर्थ साउथ बनेगा। आप जो यहाँ पे एक लिए हो, आप क्वाइल जो लिए हो, सोलेनॉइड जो लिए हो, और जो आयरन का जो पीस को जो लिए हो, तो सोलेनॉइड तो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और जो आप आयरन का पीस यूज किया हो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का तो इफेक्ट पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के पास यदि कोई आयरन को आप लाओगे तो वो आयरन में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा कि नहीं, आप खुद बताइए मुझे। यदि मेरे पास कोई मैग्नेट है और उसके पास मैं लोहे को लेके जाऊंगा तो उस आयरन के पीस में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा कि नहीं, होगा ना। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा तो या तो पीस उस मैग्नेट की तरफ आने लगेगा, या तो मैग्नेट उस पीस की तरफ जाने लगेगा, वो डिपेंड करेगा कौन कितना वहां पे स्ट्रांग है। राइट, तो इसी तरह से जब किसी आयरन के पीस को मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बीच में रखा जाता है, के आसपास रखा जाता है, और जैसे ही सप्लाई दिया जाता है तो सोलेनॉइड में जो सप्लाई आप दे रहे हो वो करंट के मैग्नीट्यूड पे या वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और वो आयरन के पीस को अपने तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण अट्रैक्ट होगा वो आयरन का पीस, और उसके साथ हम लोग पॉइंटर स्पिंडल को कनेक्ट कर देंगे। जैसे वो अट्रैक्ट होगा तो स्पिंडल भी अट्रैक्ट होगा, और स्पिंडल के साथ हमारा पॉइंटर कनेक्ट रहेगा। जैसे ही हमारा स्पिंडल अट्रैक्ट हुआ, पॉइंटर भी उसके साथ साथ वहां पे मोशन अपना दिखाना स्टार्ट कर देगा, और वो मोशन कहां पे दिखाएगा, स्केल पे। कैलिब्रेटेड स्केल हम लोग यूज किए रहेंगे, और जितना वहां पे मोशन होगा, जितना वहां पे रोटेशन होगा, उसके हिसाब से उस कैलिब्रेटेड स्केल में हम लोग रीडिंग को नोट कर लेंगे। ये है आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल मूविंग आयरन, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन का। समझ में आ गया। एंड रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन में होता क्या है कि दो आयरन का पीस हम लोग यूज करते हैं। एक पीस जो होता है वो आपका फिक्स्ड रख देते हैं उसी सोलेनॉइड में, और एक पीस को हम लोग वहां पे मूवेबल रखते हैं। और दोनों पीस को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखता हूं, सोलेनॉइड के बीच में रखता हूं, जैसे ही सोलेनॉइड को मैं सप्लाई दूंगा तो दोनों पीस ऑफ आयरन में सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यदि उसमें नॉर्थ बन रहा है तो उसमें दोनों आयरन के पीस में नॉर्थ बनेगा। यदि फर्स्ट आयरन के पीस में नॉर्थ पोल बन रहा है तो सेकेंड आयरन के पीस में भी नॉर्थ पोल रखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, पीस ऑफ आयरन है, आयरन का एक पीस है, और दोनों को मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख रहा हूं, सोलेनॉइड में रख रहा हूं, तो एक में नॉर्थ बनेगा तो दूसरा में भी नॉर्थ बनेगा। अब नॉर्थ नॉर्थ बने या साउथ साउथ बने, क्या मतलब, रिपल्सन तो होगा ही ना। तो एक जो आयरन का पीस है फिक्स्ड वाला,
वो मूवेबल वाला आयरन के पीस को रिपल करेगा और रिपल करने के कारण उसमें डिफ्लेक्शन आएगा और डिफ्लेक्शन के कारण आपका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा और स्केल में डायरेक्ट रीडिंग देगा। ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन का। तो अब ये सब जितना स्टोरी मैंने क्रिएट किया वो सब को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं डायग्राम के थ्रू। आपको दिखेगा सब चीज, ठीक है, कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे रिपल हो रहा है वो आपको दिखेगा। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इसमें कि कैसे इसको मैं डीसी दूंगा फिर भी ये कैसे इसमें डिफ्लेक्शन होगा, एसी दूंगा फिर भी डिफ्लेक्शन होगा, एसी दू चाहे डीसी दू कैसे वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में कैसे वर्क करता है, ये सब चीज दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए आप समझिए, मेरे पास यदि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल था, जब मैंने डीसी देता था तो डीसी देता था और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखता था, तो नॉर्थ और साउथ पोल तो क्रिएट होता था जब मैं उसको डीसी परमानेंट डीसी यूज किया होता है। एक मेरा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और दोनों के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा हूं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैं कैसे करंट को कैरी कर रहा है, डीसी करंट को कैरी कर रहा है। इसका मतलब इधर नॉर्थ बना हुआ है, इधर साउथ बना हुआ है, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी अपना फिक्स्ड पोल बना के रखा है, नॉर्थ और साउथ। तो उस फिक्स्ड पोल के कारण उसमें टॉर्क क्रिएट हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसको एसी दे रहा था, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एसी दे रहा था, तो उसका पोलैरिटी ना बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। बहुत जल्दी पोलैरिटी चेंज होने के कारण नॉर्थ साउथ ऐसा, इसके कारण जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो भी बहुत जल्दी वहां पे चेंज हो रहा था, वेरी फास्ट। और 1 सेकंड में ऐसे चेंज जो 50 बार हो रहा था। इसके मतलब 50 बार पॉइंटर का आपका 0 से लेकर के स्केल पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए जब मैं वहां पे एसी दे रहा था तो आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है वहां पे वर्क नहीं कर पा रहा था, केवल 0 वाले पोजीशन पे ही वो ऑसिलेट कर पा रहा था। समझ में आया? लेकिन मूविंग आयरन पे ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। आप डीसी दो चाहे एसी दो, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं होगा पोलैरिटी। क्यों नहीं होगा, यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इसी चीज को हम लोग यहां पे समझेंगे। इसी को हम लोग यहां पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, क्यों इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होता, क्यों इसमें टॉर्क का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, यूनिट डायरेक्शनल टॉर्क क्यों प्रोवाइड करता है। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। और इसको समझ में आ गया तो आपको मूविंग आयरन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मूविंग आयरन में ना बहुत चीज मैंने ओपन कर दिया, सब चीज को ओपन कर दिया, कुछ भी नहीं रखा है। मूविंग आयरन में यदि मैं डायग्राम के थ्रू सबको समझा दूंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको 0 डाउट रहेगा इसमें। अब पूरा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, इतना हम लोग थ्योरी के बाद अब चलते हैं और डिटेल में समझेंगे इसको, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एरर वगैरह को एनालिसिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे मूविंग आयरन को विद देयर डायग्राम। तो मैं डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, नहीं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मैं डायग्राम को जस्ट ये रब करता हूं, फिर ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शनल डिटेल। सो बेसिकली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द attraction type moving iron, and the second one is the repulsion। सेकेंड हमारा कैसा है, रिपल्सन टाइप का है, राइट। ये हो गया मेरा रिपल्सन टाइप, क्लियर। अब देखो, अट्रैक्शन टाइप के कंस्ट्रक्शनल डिटेल की मैं बात करूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल डिटेल की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो सबसे पहले ना यहां पे मैं एक सोलेनॉइड यूज किया हूं, दिस इज सोलेनॉइड। ऐसा करके एक सोलेनॉइड है जिसको मैं पूरा अभी दिखाया नहीं हूं। सो दिस इज अ सोलेनॉइड, एक कंप्लीट एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मतलब समझते हो कि एक यहाँ पे आयरन का एक ऐसा पीस जिसमें मैं कॉपर का वहां पे क्वाइल बना करके वाउंड कर दिया हूं। कॉपर वायर को n नंबर ऑफ टर्न्स लेकर के वाउंड कर दिया हूं और उसी वाउंड को मैं सप्लाई दे रहा हूं। तो दिस इज माय सोलेनॉइड, और ये मेरा हो गया उसमें ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो उसमें मैं वाउंड किया हूं ये हो गया, ये कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, दैट मींस यहाँ से अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्रॉस 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 ये बनेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये क्रॉस 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 बन जाएगा, बट अभी क्रॉस ये डॉट, ये क्रॉस ये डॉट, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं इन केस ऑफ एसी, ठीक है, इन केस ऑफ एसी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अभी जो है नॉर्थ से साउथ, अभी ये देखो ये नॉर्थ बना हुआ है, यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा, ठीक है। वर्किंग मैं समझाऊंगा। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पीस दिख रहा है, यही आपके पास आयरन का पीस है जो मूव करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट।
यही वो आयरन का पीस है, तो ये मूविंग आयरन है। ये MI लिख देता हूं मैं, समझ जाएंगे आप, मूविंग आयरन पीस, ठीक है। यही मूव करने वाला है इन दोनों के अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वहां पे ये अट्रैक्ट होगा। जैसे ये अट्रैक्ट होगा तो उसके साथ ही साथ स्पिंडल कनेक्टेड है, स्पिंडल भी अट्रैक्शन होगा, और उसके साथ क्या कनेक्टेड है, मेरा स्पिंडल में मोशन होगा, इसका मतलब पॉइंटर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मूव करेगा मेरा मूविंग कॉइल, तो उसके साथ स्पिंडल भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसके साथ यहाँ पे मेरा पॉइंटर कनेक्टेड है वो भी मूव करेगा। तो दिस इज मूविंग आयरन। ये मेरा क्या बोलते हैं बताओ, पाइवोट, पाइवोट बोलते हैं ना इसको, पिवोट या पाइवोट ऐसे बोलते हैं। ये पाइवोट 1 पाइवोट 2, ये 1 और ये 2 हो गया, राइट। उसके बाद यहां पे जो दिख रहा है ये वाली जो पोर्शन है यहां वाली, इसको मैं बोलता हूं स्पिंडल। ये मेरा क्या है, स्पिंडल है। स्पिंडल आपके साथ ये ना एक बेयरिंग का काम करता है। 1 और 2 पाइवोट जो है ना वो एक बेयरिंग का काम करेगा, और स्पिंडल जो है वो उसी में ऐसे रोटेट करता है। समझ में आ गया, ये दोनों ऊपर और नीचे से बेयरिंग है और ये स्पिंडल उसी में रोटेट करता है। तो स्पिंडल क्यों रोटेट करता है, क्योंकि इसके साथ मूविंग आयरन कनेक्टेड है। मूविंग आयरन क्यों रोटेट करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग आयरन यहाँ पे रोटेट करेगा, तो उसके साथ साथ स्पिंडल रोटेट करेगा, और स्पिंडल रोटेट करेगा तो इसके साथ पॉइंटर कनेक्टेड है। स्पिंडल यदि रोटेट करेगा तो पॉइंटर में भी ऐसे ऐसे मोशन होगा। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया स्पिंडल, ये पाइवोट, ये स्पिंडल, और ये हो गया आपका क्या, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, इसको बोलेंगे आप पॉइंटर। ये आपके पास पॉइंटर है, बहुत ही लाइट वेट का एक पॉइंटर यूज किया जाता है, ठीक है। कौन से मटेरियल का बना होता है पॉइंटर, आप कमेंट भी करना वहां पे, ठीक। तो ये हो गया मेरा पॉइंटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्केल यूज करते हैं। अब स्केल कैसा होगा, स्टार्टिंग में मैं आपको बताया हूं नॉन लीनियर स्केल। अब नॉन लीनियर स्केल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, बट वैसे भी नॉन लीनियर स्केल के बारे में आप जानते हो, स्टार्टिंग में क्रैम्ड होता है, उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो बढ़ते जाएगा। क्रैम्ड का मतलब समझते हो, जैसे मैं स्केल की बात करूं नॉन लीनियर स्केल, तो ये मेरा हो गया 0, और ये मेरा हो गया कितना, ये मेरा हो गया 1 एम्पियर, फिर ये मेरा हो गया 5 एम्पियर, फिर ये मेरा हो गया 10 एम्पियर, ऐसे करके ये हो गया 20 एम्पियर। तो देखो अभी गैपिंग बढ़ते जा रहा है। 0 से 1 के बीच में देखो बहुत सारे नंबर ऑफ डिविजन है, बहुत सारे यहाँ पे आपका पास 0 से 1 के बीच में नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, मतलब 0 और 1 बहुत छोटा क्वांटिटी है। फिर ये क्वांटिटी देखो उतने ही गैपिंग में बढ़ गया, फिर उतने ही गैपिंग में एक क्वांटिटी और बढ़ गया, उतने ही गैपिंग में एक क्वांटिटी, नंबर ऑफ डिविजन इधर बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्केल्स को ये स्टार्टिंग में जो क्रैम्ड होता है और एंडिंग में क्रैम्ड नहीं होता, नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डिविजन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉन लीनियर स्केल बोलते हैं। तो इसके लिए जो स्केल कैलिब्रेट की जाती है ना वो नॉन लीनियर इन नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट आता है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहां पे देखो मैं स्प्रिंग यूज किया हूं, ये मेरा स्प्रिंग है, ठीक। तो यहां पे किस टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, तो स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। तो देख लो आप लोग खुद, स्प्रिंग मैंने कैसे कनेक्ट किया है, तो स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क, ये मेरा स्प्रिंग हो गया, राइट। ये हो गया स्प्रिंग, जो क्या करेगा, जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा तो स्प्रिंग जो है यहां मेरा टाइट होने लगेगा, है ना, और वो उस पॉइंटर का अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगेगा, ठीक है। पॉइंटर तो स्प्रिंग में लगने वाला यहाँ पे क्या है, ये स्प्रिंग है जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, राइट। ये मेरा पॉइंटर हो गया, ये स्केल हो गया नॉन लीनियर स्केल, और ये जो दिख रहा है ना, ये इसको मैं डैंपिंग टॉर्क के लिए लगा के रखा हूं, और इसको मैं बोलता हूं क्या, इसको मैं एयर फ्रिक्शन डैंपिंग बोलता हूं। कौन सा डैंपिंग है ये, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, ठीक। तो इस टाइप का डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पे एकदम सबको क्लैरिफाई करने के लिए। थोड़ा सा डायग्राम आपको नया लग रहा होगा क्योंकि बुक में कुछ अलग टाइप का डायग्राम बनता है, बट हमने इसको आपके लिए बहुत ही अच्छे वे में इसको यहाँ पे दिखाया। तो अब आपको एक एक पार्ट्स का वर्किंग यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कैसे वर्क करता है, डायग्राम से ही क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। अभी मैं वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल किसका, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। मूविंग आयरन में अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल। अब हम लोग देखते हैं रिपल्सन टाइप का कंस्ट्रक्शनल डिटेल, इसका क्या आपका डिफरेंस होगा। देखिए इसमें क्या होगा, एक आयर आपका ये सोलेनॉइड है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है आपके पास सोलेनॉइड, ये भी सोलेनॉइड था, इसको भी आप लिख सकते हो सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड, ठीक है, ये सोलेनॉइड। और उसमें हम लोग ये वाइंडिंग करके रखे हैं, उसके अंदर में ये सब क्या है, कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। ये भी एक सोलेनॉइड है,
और इसमें भी ये सब क्या है, ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ये हमारा कॉइल है, ठीक है। वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग उसमें कर दिए हैं, ठीक। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बेरिंग है, ये तो आपका क्या है, पाइवोट है, आपको समझ में आ रहा है, ये स्पिंडल है, ये स्प्रिंग है, ये आपका स्केल है, ये सब चीज आपको समझ में आता है। ये स्प्रिंग है, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इसी से कनेक्टेड है, ठीक है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, राइट। और इस सोलेनॉइड को मैंने यहां से ऐसे सप्लाई दिया हुआ है, ये कि यहाँ पे क्रॉस बना है, तो उस कंडीशन में ये मेरा क्या है, डॉट है, ये डॉट है ना, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट। क्रॉस मतलब इसमें करंट एंटर कर रहा है, डॉट मतलब वहां से करंट लीव कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस और डॉट, ठीक। वो सब मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, है ना, क्रॉस और डॉट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सब पढ़ते हो ना उसमें। अब देखो यहाँ पे मैंने दो टाइप के आयरन पीस रखा हुआ है, एक आयरन पीस ना मैंने इसी सोलेनॉइड में यहाँ पे फिक्स कर दिया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है एक सोलेनॉइड, ये वाला पॉइंट कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस सोलेनॉइड की, ये सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये देखो, क्लियर हो गए, ये सोलेनॉइड की बात करो, तो वो मेरा फिक्स सोलेनॉइड है, ये मेरा कैसा सोलेनॉइड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड सोलेनॉइड, राइट, जो कभी मतलब इसके फिक्स्ड आयरन का पीस है, आयरन फिक्स्ड आयरन है, इसको लिख लेते हैं फिक्स्ड आयरन, ठीक। और ये जो स्पिंडल के साथ मैंने वर्टिकली दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पे ये जो आप ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये मेरा है मूविंग आयरन, ये मेरा है मूविंग आयरन, एक आपका फिक्स्ड आयरन है, एक मेरा क्या है, मूविंग आयरन है, ठीक है। और दोनों को सोलेनॉइड के साथ ऐसे रखा गया है कि वो सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों में प्रोड्यूस हो, दोनों में जो पोल प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पोल प्रोड्यूस हो, नॉर्थ हो तो नॉर्थ, साउथ हो तो साउथ, ठीक है, ऐसे टाइप का वो पोल प्रोड्यूस करेगा, दोनों सेम पोल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड है, राइट, सेम मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड है, चाहे पोलैरिटी कुछ भी हो, दोनों में जो पोल क्रिएट होगा वो सेम होगा, नॉर्थ तो नॉर्थ, साउथ तो साउथ, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि दो पीस ऑफ आयरन है ना, ये मान लो दोनों मार्कर मेरा पीस है, आयरन का पीस है, मान लो दोनों मार्कर, इसको मैं कोई सोलेनॉइड में रख दूंगा बेटा, एक को यहां रख दूंगा, एक को यहां रख दूंगा, और सोलेनॉइड को मैं सप्लाई दे रहा हूं, तो सोलेनॉइड में जो भी वहां पे पोल क्रिएट होगा, इसको मैं ऐसे रख दूंगा, तो दोनों में सेम पोल क्रिएट होगा कि नहीं, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि ये भी वही मटेरियल का है, ये भी वही मटेरियल का है, सेम मटेरियल का है, मैं दोनों को ऐसे रख दिया हूं उसमें सोलेनॉइड में, तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पोल क्रिएट होगा वो सेम होगा कि नहीं, सेम पोलैरिटी का होगा ना, तो उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, सेम पोलैरिटी का है, तभी इसमें एक प्रकार से उसमें क्या होता है, सेम पोलैरिटी में क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होगा, समझ में आता है, सेम पोलैरिटी में रिपल्सन क्रिएट होगा। तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल। अब ये मूविंग आयरन कैसे वर्क करता है, इसको ध्यान से देखिए जरा आप लोग, मूविंग आयरन कैसे वर्क करता है इसको ध्यान से देखो। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया, इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने सप्लाई दिया, ये देखो अभी मैंने अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया, ये मेरा हो गया प्लस, ये हो गया मेरा माइनस, पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैं बात करो। जैसे ये प्लस दिया तो सपोज इस वाले पोल पे क्या बना, नॉर्थ बनेगा, और इस वाले पोल पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा, इस वाले पोल पे नॉर्थ, इस वाले पोल पे साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो नॉर्थ से साउथ ऐसे फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब ये जब एयर गैप था, समझो बात को मेरे, ये जब एयर गैप था तो मैग्नेटिक फील्ड जो था नॉर्थ टू साउथ ऐसे फ्लो हो रहा था इसी डायरेक्शन में। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई आयरन का पीस ले आया हूं तो अब ये इस एयर गैप पे ना फ्लो हो करके उस मटेरियल में फ्लो होगा जिसकी परमिबिलिटी ज्यादा हो। हाई परमिबिलिटी मटेरियल अपने आप में फ्लक्स को फ्लो कराता है। बात समझ में आया? तो इसमें अब पाथ मिल गया, इसको एक पाथ मिल गया, तो यहां से पूरा फ्लक्स मान लो ये इधर है, इधर मैंने उधर थोड़ा ज्यादा बना दिया, मान लो ये इधर मैंने इसको रखा हुआ है, तो इसमें से जो पूरा फ्लक्स है ना वो ऐसे करके पास होने लगेगा। क्योंकि फ्लक्स हमेशा एक हाई जैसे करंट किसमें ज्यादा फ्लो होगा, हाई रेजिस्टेंस में या फिर हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल में। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो उसी पाथ में करंट फ्लो होगा कि नहीं, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें थोड़ी ना फ्लो होगा। तो यहां भी तो सेम कंडीशन फॉलो होता है ना। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो फ्लक्स है वो कहां पे फ्लो होगा मुझे बताइए? फ्लक्स उसमें फ्लो होगा जिसकी परमेबिलिटी कम हो। तो बेटा एयर की परमेबिलिटी और ये है आयरन की परमेबिलिटी, किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है?
किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है आप खुद बताइए। आयरन की परमेबिलिटी एयर के परमेबिलिटी से कई गुना ज्यादा होता है, आयरन पीस का 8000 गुना ज्यादा होता है, आप जानते हो, है ना। तो एयर की रिलक्टिविटी या फिर रिलक्टेंस, एयर की जो रिलक्टेंस है, एयर की रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो लो रिलक्टेंस पाथ को ना हमेशा फॉलो करता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड। तो लो रिलक्टेंस पाथ कौन सा है, ये आयरन का पीस है। तो पूरा पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो कहां से गुजरेगा, ये आयरन के पीस से गुजरेगा, ऐसे करके। ये समझ में आ गई बात, क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहां से सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अप फ्लो होने लगेगा, लो परमेबिलिटी हाई परमेबिलिटी पाथ से फ्लो होने लगेगा, लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। इतना बात क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके, अब देखो ये बताइए, अब इस आयरन के पीस में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंटर किया तो इस पॉइंट पे क्या पोल बनेगा और इस पॉइंट पे क्या पोल बनेगा, जरा ध्यान से बताइए मुझे। अब देखो यहां पे आप खुद बताइए, ये कोई सोलेनॉइड है, ये कोई सोलेनॉइड हुआ, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इसका मतलब नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड निकलता है और साउथ में कंप्लीट होता है। और मैग्नेट के अंदर से कैसे रहता है इसका डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है कि नहीं। मैग्नेट के इन साइड में डायरेक्शन कैसा रहेगा उस फील्ड का, फ्लक्स का, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। और मैग्नेट के आउटसाइड में डायरेक्शन कैसा रहेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट का है, इसी प्रिंसिपल का वहां पे खेल है, ठीक है। यहां पे भी देखिए, इस लाइन को भी देखिए, यहां से मान लो आपके पास नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे करके। बट इस मटेरियल के अंदर, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अब एंटर कर रहा है, यहां पे ये और ये, तो इसके अंदर मतलब ये वाला कौन सा पोलैरिटी होगा, साउथ बनेगा कि नहीं, यहां पे साउथ बनेगा ना। यहां पे देखो साउथ, ये साउथ बनेगा यहाँ पे, ये ठीक। अब ये साउथ है, साउथ से एंटर करता है, इसके अंदर से होके जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये साउथ से एंटर किया और ये कहां से निकलेगा बेटा बताओ, नॉर्थ से निकलेगा। साउथ से एंटर किया और नॉर्थ से निकलेगा। अब ये बता मुझे यहां पे क्या बन रहा है, पहले नॉर्थ बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है, साउथ बन रहा है। वहां पे नॉर्थ बन रहा है, यहां पे साउथ। अब अनइक्वल पोलैरिटी क्या करता है एक दूसरे को, ध्यान से बताइए। अनइक्वल पोलैरिटी, मान लो ये नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, तो ये अनइक्वल पोलैरिटी क्या करेगा, रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये साउथ है, ये नॉर्थ, तो ये आयरन के पीस को मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ क्या करेगा बताओ ना, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो ये आयरन के पीस को, ये नॉर्थ वाला इस साउथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ वाला है नॉर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब आयरन के पीस में मोशन होगा कि नहीं, मोशन होगा ना। बस यही तो करवाना था हमको, ये आयरन के पीस में ही तो मोशन करवाना था। जैसे ही आयरन के पीस में मोशन होगा, आपका स्पिंडल में मोशन होगा, और जैसे स्पिंडल में मोशन होगा आपका पॉइंटर बेटा वो डिफ्लेक्ट करा देगा। अब कितना अट्रैक्ट होगा ये इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। जितना आप वोल्टेज दोगे उतना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड, जितना उसका फ्लक्स डेंसिटी, उतना ज्यादा इसमें अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना आपका पॉइंटर वहां पे रीडिंग देगा। दैट्स इट। तो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया, आप समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हुआ ये एक एक चीज इसका, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब, इसको मैंने क्यों बोला, ये रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्यों बोला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये जो है मूविंग आयरन वो आपका रिलक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दैट्स इट, क्लियर हो गया। तो ये है वर्किंग हमारा एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं यहां पे रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन क्या। हाँ, एक चीज और बताना तो बाकी ना इसमें, अभी तो मैंने बताया एसी के लिए जब ये पोलैरिटी प्लस रहेगा और जब ये पोलैरिटी माइनस रहेगा तब के लिए मैंने बताया। अब बेटा आप ये भी तो बोलोगे ना कि सर 0 to पाई तक का पोलैरिटी मेरा ये था, अब पाई से 2 पाई तक पोलैरिटी मेरा एसी का चेंज होगा, तो अब कैसे होगा सर, ये क्वेश्चन है ना आपका। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखो पोलैरिटी अब चेंज हो रहा है, पोलैरिटी जैसे यहां का चेंज हुआ तो ये माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस।
अब ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस, ये वाला माइनस प्लस हो गया और ये प्लस जो था वो माइनस हो गया। इसका मतलब आप बोलोगे कि यहाँ का भी पोलैरिटी अब चेंज होगा सर, तो ये अब क्या बनेगा साउथ और ये क्या बनेगा अब नॉर्थ, बनेगा कि नहीं? ये साउथ और ये नॉर्थ बना। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाएगा? अब मैग्नेटिक फील्ड जो है अब इधर से जाएगा, इधर से ऐसे फ्लो होना स्टार्ट करेगा, इस डायरेक्शन ऐसे। तो अब बताइए ये मेरा नॉर्थ है और मैग्नेट एंटर किसी भी आयरन पीस में, एंटर किस में करता है मैग्नेटिक फील्ड, वो बताइए। आयरन के पीस में अंदर जाना हो, यदि कोई मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो आयरन के पीस के अंदर जाएगा तो फर्स्ट वाला पोलैरिटी उस आयरन के पीस में क्या बनता है? अभी तो बताया था, देखो ना यहाँ पे ये साउथ बनता है कि नहीं? तो अब साउथ किस में बन जाएगा? इसमें बन जाएगा यहाँ पे। और नॉर्थ किस में बन जाएगा? जहां से निकलेगा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर किया तो ये साउथ बना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड यहां से लीव किया तो ये नॉर्थ बन गया। तो अब देखो फिर ये साउथ और नॉर्थ बन गया, फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर ये साउथ और नॉर्थ बन गया, फिर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब पोलैरिटी आपका कुछ भी हो, चाहे इधर आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पोलैरिटी को मैंने चेंज कर दिया, देखो एसी ले आया, तो कोई फर्क पड़ रहा है मेरे टॉर्क के डायरेक्शन पे? नहीं पड़ रहा है बेटा, ये आयरन का पीस उसी डायरेक्शन में अभी भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें पोल नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ वो खींच के तो रखा है ना, कोई चेंज हुआ क्या पोलैरिटी के कारण? वो तो फोर्स उतना ही लग रहा है, खींच ही रहा है उसको, धक छोड़ तो नहीं रहा है ना, फिर से अपने तरफ खींच के रखा है। अब अपने तरफ खींच के रखा है उसको, तो कोई टॉर्क में चेंजेस आया क्या? नहीं आएगा। लेकिन इसी बात को आप खुद सोचो 2 मिनट, यदि आप मेरा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का लेक्चर वहां पे देखे हैं तो उसमें क्या हो रहा था और इसमें क्या हो, आप खुद सोचिए 2 मिनट और कंक्लूजन करना। और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करना आप, मैं फिर समझाऊंगा, दोनों को रिलेट करके समझाऊंगा कि उसमें क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो अब वर्किंग इसका एकदम क्लियर हो गया होगा। ये रिलक्टेंस वाला मैंने बताया कॉन्सेप्ट, वो एकदम क्लियर हो गया होगा आपका, है ना? तो चलिए इसका हम लोग इतना ही करते हैं, मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप में इतना समझिए। आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं वहां पे क्या समझा रहा हूं। राइट, अब हम लोग देखेंगे यहां पे रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। रिपल्सन टाइप में क्या हो रहा है जरा देखिए। अब मैंने कंस्ट्रक्शनली आपको क्या बताया, कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं जानोगे आप कैसे प्रिंसिपल कैसे समझ में आएगा, तो कंस्ट्रक्शन को जानना जरूरी। तो अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क किया, हमेशा इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ये रिपल्सन के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये आपका सोलेनॉइड है, ये आपका सोलेनॉइड है। मान लो यहां पे मैंने प्लस दिया, ये माइनस, तो यहां पे क्या बना होगा? नॉर्थ, और यहां पे क्या बना होगा? साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ बना होगा इस पॉइंट पे और ये क्या बना होगा? साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे नहीं पता यार, कुछ भी हो, मान लो मैंने डायरेक्शन को ऐसे जूम कर लिया, ये सब में मैंने ऐसे जूम कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? ये अब मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, तो ये नॉर्थ है साउथ है, तो मान लो ये, तो इसमें भी मान लो इसमें नॉर्थ बना, इसमें भी साउथ बना, तो इसमें भी क्या बना होगा? इसमें भी एक नॉर्थ और साउथ इसमें भी बना होगा ना। मतलब जो इस पीस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस पीस में, इस आयरन पीस में भी तो सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा है ना। और इसके अंदर में 2 आयरन का पीस आप रख देते हो, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अभी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे मैं 2 आयरन का पीस रख देता हूं, लो एक फिक्स रख दिया और एक को मूविंग कर दिया, लो इसको मैं फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये फिक्स कर दिया, और ये मूवेबल है, ये ए जो है फिक्स है, बी जो है मूवेबल है। तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा बेटा वो अभी भी नॉर्थ नॉर्थ बना होगा। मान लो नॉर्थ नॉर्थ बना, तो दोनों में तो नॉर्थ नॉर्थ बना होगा ना। अब दोनों सेम सेम यहाँ पे बना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं? तो रिपल कौन होगा दोनों में? ये नॉर्थ तो अपने जगह पे फिक्स है, अब इसमें से रिपल कौन होगा? ये साउथ, ये वाला नॉर्थ वाला, मतलब सॉरी रिपल, हाँ रिपल, सेम पोलैरिटी है तो रिपल करेगा।
तो ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ अभी बना है, जब मेरा ये प्लस था और ये माइनस था तब के केस में, तो अभी भी क्या हो रहा है, उसमें रिपल्सन हो रहा है, सेम पोलैरिटी, क्योंकि दोनों मैग्नेट, मेरा आयरन का पीस है और उसके सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को मैंने रख दिया किसी दो आयरन के पीस में, तो दोनों सेम आयरन का पीस है ना, और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड है, तो दोनों में सेम पोलैरिटी बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो अभी भी दोनों में सेम पोलैरिटी के कारण ना रिपल्सन हो रहा होगा। ये मेरे पास फिक्स है, इसके साथ मेरा पॉइंटर कनेक्टेड है, तो ये मूव करेगा, तो इसके साथ मेरा पॉइंटर, मेरे पास जो भी स्पिंडल है वो मूव करेगा, उसके साथ ये पॉइंटर मूव करेगा, दैट्स इट। अब क्या होगा, पोलैरिटी को मैं चेंज करूंगा, मान लो मेरा पोलैरिटी अब चेंज हो गया, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा करंट का डायरेक्शन, अब ऐसे हो गया होगा, तो अब इसमें भी साउथ बना होगा, तो इसमें भी तो साउथ बनेगा ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि दो इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो भी मैं आयरन का पीस रखा हूं ना, उसमें पोलैरिटी कुछ भी रहे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, साउथ साउथ बनेगा तो साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ, उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों में तो ऑल टाइम रिपल्सन होगा ना, ऑल टाइम रिपल्सन होगा, इस वाले आयरन पीस का, इस वाले आयरन पीस का, इस वाले आयरन पीस के साथ, इस वाले आयरन पीस के साथ हमेशा रिपल्सन होगा, चाहे यहां पे पोलैरिटी कितना भी चेंज होते रहे। नॉर्थ नॉर्थ बनेगा तो साउथ साउथ ही बना रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ बनेगा तो साउथ साउथ, केवल मेरा सप्लाई के कारण पोलैरिटी चेंज होगा, लेकिन दोनों में तो पोलैरिटी चेंज होगा ना। दैट्स व्हाई यहां पे इस पोलैरिटी का प्लस माइनस AC दो चाहे DC दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट AC और DC दोनों के लिए वर्क करता है, पोलैरिटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भगवान यहां पे, है ना, इसलिए समझ में आ गई बात, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में, मान लो ये सोलेनॉइड मार रहा हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी मान लो चेंज हो रहा है, तो दोनों आयरन पीस का पोलैरिटी चेंज हो रहा है, तो नॉर्थ नॉर्थ बन रहा है दोनों में, तो रिपल्सन हो ही रहा है। यदि मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी साउथ साउथ बना फिर भी रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन ऑल केस में हो रहा है। इस कारण चाहे आप AC दो चाहे DC दो, वो सेम वर्क करेगा, ठीक है, और वो RMS वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया भाई, ओके। अब देखो यहां पे ये जो आयरन का पीस है ना, उसकी परमेबिलिटी हाई होगी ना, तभी हम लोग उसको यूज किए, परमेबिलिटी हाई होगी तभी ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इससे पास करेगा, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इससे पास करेगा तभी इसमें पोल क्रिएट होगा। ये हम लोग इसलिए रखे गए हैं, कोई प्लास्टिक का वहां पे मटेरियल नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एकदम वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस तरीके से ये जो मूवेबल वाला है, इससे ये साउथ बनेगा तो ये भी साउथ बनेगा, है ना, और इसी कारण ये साउथ बनेगा तो इसमें भी साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा तो इसमें भी नॉर्थ बनेगा, तो ये सेम पोलैरिटी एक दूसरे को रिपल करेंगे। एक फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, तो ये मूवेबल वाला मूव करने लगेगा, उसके साथ मेरा स्पिंडल मूव करेगा, स्पिंडल के साथ पॉइंटर कनेक्टेड है, ये पॉइंटर मूव करेगा और इसी स्केल में रीडिंग देगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसमें हम लोग क्या स्प्रिंग कंट्रोल यूज किए हैं और इसमें हम लोग डैम्पिंग कंट्रोल यूज किए हैं। तो मैं अभी इसमें डैम्पिंग को शो नहीं किया हूं, जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे इसको भी शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे करके ये डैम्पिंग को देखो मैंने शो कर दिया, ये डैम्पिंग क्लियर हो गया। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्लियर हो गया, ठीक है। और डीसी देंगे तो क्या होगा, डीसी में तो और अच्छा है, डीसी में प्लस बन रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे हमेशा के लिए क्या बनेगा, मान लो प्लस में यहाँ पे नॉर्थ बना, यहाँ पे साउथ, तो नॉर्थ साउथ ही बना रहेगा, कोई चेंज होने वाली और बात ही नहीं है ना। यहाँ पे आपका मान लो डीसी दे रहा है, इसको डीसी दे देता मैं, तो डीसी दे देने से ये अपना नॉर्थ बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ऐसे पोलैरिटी तो उसमें चेंज होगा ही नहीं, तो उसमें तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए एसी डीसी दोनों में सेम वर्क करेगा। लेकिन आपका पीएमएमसी में ऐसा नहीं था दोस्त। पीएमएमसी में क्या था, उसमें फील्ड वाइंडिंग आप बोल सकते हो, जो परमानेंट मैग्नेट है उसका पोल जो था वो फिक्स था, और मूविंग आयरन वहां पे जो मूविंग कॉइल, जो कॉइल मूव कर रहा था उसका पोलैरिटी चेंज हो रहा था, समझ में आ रहा है, उसका पोलैरिटी चेंज हो रहा था। हमने उसका भी पोलैरिटी को फिक्स करके रखा था, कब, जब उसको डीसी दे रहे थे तब उसका भी पोलैरिटी फिक्स था, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा था वो एक ही डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा था। लेकिन जब हम लोग उसी को एसी के लिए यूज करना चाहा, तो अब मेरा अंदर वाला पोलैरिटी चेंज हो रहा था, लेकिन बाहर का भी होना था, लेकिन बाहर का तो हुआ नहीं, वो तो फिक्स्ड था, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में भी वहां पे टॉर्क आ रहा था, क्योंकि बाहर के यदि पोलैरिटी को भी मैं चेंज कर देता तो वही एसी के लिए काम करने लग जाता, बट उसमें ऐसा नहीं हो रहा था।
ये बात अब क्लियर हो गया होगा आपका, क्या डाउट था उसमें और इसमें क्या हम लोग किए, ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा आप। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने जो पॉइंट आपको बताया, अभी मैंने जो पॉइंट बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेशन, एरर, टॉर्क का इक्वेशन और एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और बहुत मैं उसमें आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके टॉर्क इक्वेशन के साथ और इसके एरर के साथ, फ्रीक्वेंसी एरर के साथ, और देखते हैं कि क्या एरर इसमें होता है। एकदम जुड़े रहिए आप, इसको देखते रहिए, एकदम मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। हाँ, फेसबुक में हम लोग ग्रुप बनाए हैं, उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे इंस्टेंट आपका डाउट सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और सारे टाइप का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी रिलेटेड हो, आपको हम लोग पूरा हेल्प करेंगे वहां पे। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक ग्रुप में आप इसका ग्रुप बना हुआ है, इसी जेई चैनल के नाम पे ग्रुप का नाम रखा गया है, बिल्कुल आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।